हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज आपका था, उसमें मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाए थे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करवाया था। और मैंने बोला भी था कि जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग मुझसे ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। ठीक है। बाद बाकी मुझे लगता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे तो सारे के सारे हो ही गए होंगे, वो कोई डाउट नहीं बना होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसमें। उन्होंने क्या बोला, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र तीन लोग खड़े हैं, मतलब एक परिवार की फोटो है। उसमें मम्मी पापा और पुत्र तीन लोग खड़े हुए हैं। तो हम लोग पहले तो क्या करेंगे, हमने मान लिया कि जो पुत्र है उसको हमने एस से नोट कर दिया, और एफ से हमने पिता को नोट कर दिया, और एम से हमने माता को नोट कर दिया। तीन लोग हैं, माता है, पिता है और पुत्र है, एक फोटो में खड़े हुए हैं। अब अगर माता पिता पुत्र को एक फोटो में खड़ा कर दिया जाए या एक रो में खड़ा कर दिया जाए, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि उनके खड़े होने की जो टोटल संभावनाएं हैं वो क्या क्या है। तो जैसे मान लो अगर पुत्र पिता और माता तीन लोग हैं, और अगर इनको एक रो में खड़ा किया जाता है तो इनकी अरेंजमेंट क्या होगी। एक तो अरेंजमेंट हो जाएगा सन फादर मदर, दूसरा अरेंजमेंट होगा सन मदर फादर। दो अरेंजमेंट तो ये हुए जहाँ पे पुत्र पहले नंबर पे है। दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा, मदर सन फादर, मदर फादर सन। इन दोनों अरेंजमेंट में माता पहले नंबर पे है। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, फादर सन मदर, फादर मदर सन। तो ये इतने अरेंजमेंट होंगे एक फोटो में या एक रो में तीन लोगों को खड़ा करने के। तीन कौन कौन लोग हैं, माता है, पिता है और पुत्र है, जिनको एक रो में खड़ा कर किया गया है। मतलब रो में खड़ा कर किया गया, एक फोटो में उनको अरेंज किया गया फोटो खिंचवाने के लिए। तो फोटो देखो, फोटो अगर बनती है तो पहले उसको खड़ा किया जाएगा, तब फोटो खींची जाएगी, तभी जाके फोटो बनेगी ना। तो वही चीज है कि फोटो में वो तीनों लोग कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया टोटल संभावनाएं जब एक फोटो में हम तीन लोगों को अरेंज करना चाहें। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं। पहला इवेंट है कि माता एक सिरे पर है, माता एक सिरे पर है, माता एक सिरे पर है। तो इसका मतलब हुआ कि जो माता जी है वो कॉर्नर पे है। सिरे का मतलब होता है कॉर्नर। तो माता जी या तो लेफ्ट में होंगी या बिल्कुल राइट में होंगी। तो हम देखेंगे जो मैंने टोटल अरेंजमेंट किए हैं, माता कॉर्नर पे कैसे कैसे आ सकती है। तो माता के कॉर्नर पे आने के दो चार तरीके हैं, एक दो तीन चार। ये चार वो तरीके हैं जिनमें माता जी कॉर्नर के स्थान पर आती है। पहला तरीका क्या होगा, मदर फादर सन, मदर सन फादर, या फादर सन मदर। अच्छा, ये वाला तरीका नहीं आएगा, एक तरीका ये वाला आएगा। और क्या आएगा, सन फादर मदर। तो ये चार वो तरीके हैं जिनमें माता कहाँ पर आएगी, कॉर्नर के स्थान पे आएगी। श्री का मतलब यहाँ पे कॉर्नर के स्थान से है, जो कोने के स्थान है वहां पे माता जी है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एफ जो इवेंट है उसमें बोला है पुत्र मध्य में, पुत्र मध्य में हो। अब इसमें क्या बोला है कि जो बेटा है वो बीच में आना चाहिए। अगर बेटा बीच में आएगा तो वो कितने प्रकार से आएगा। एक तो ये तरीका है मदर सन फादर, या फादर सन मदर। ये दो तरीके हैं जिनमें जो बेटा है वो बीच में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो इवेंट है, एक ई है जिसमें माता जी कॉर्नर के स्थान पे हैं, और एक इवेंट एफ है जहाँ पे बेटा जो है वो बीच में है। माता पिता दाएं बाएं है और बेटा कहाँ पे है, बीच में है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि पहले यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे हमें जो निकालना है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ निकालना है। ठीक है। ये पहले ही बोला गया है कि एक मतलब 9 तक के जो क्वेश्चन है उसमें ई ऑब्लिक एफ निकालना है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। पहले तुम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ।
तो दोनों के अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों के इंटरसेक्शन में जे वाला पार्ट भी कॉमन है और जे वाला पार्ट भी कॉमन है, दोनों पार्ट कॉमन है। कितना? एम एस एफ एफ एस एम, दोनों पार्ट कॉमन है। ठीक है, चलिए जे इंटरसेक्शन आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो इसको लिखने का तरीका होता है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। जो नीचे वाला पोर्शन है वो अपॉन में आएगा और दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा। चलिए, दोनों के इंटरसेक्शन में कितने केसेस हैं? दो, दो केस हैं। और एफ में कितने केसेस हैं? दो। तो दो से दो कैंसिल होके आंसर आ जाएगा एक। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने बोला है एक नीले और एक पीले पासे को उछाला जाता है। एक पाला नीला है, एक पासा, पाला नहीं पासा, नीला है और एक पीला है। तो उन्होंने बोला है एक नीले और एक पीले पासे को उछाला जाता है, उछाला जाता है। एक पासा नीला है और एक पासा पीला है, दोनों को उछाला गया। अच्छा, जब दोनों को उछाला गया तो यहाँ पे देखो क्या बोला कि पांचों पर प्राप्त संख्याओं का एक 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। उन्होंने क्या बोला है? प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक। अब प्राप्त संख्याओं का जो योगफल है वो 9 से ज्यादा है। अब 9 से ज्यादा 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो देखो, अगर योगफल हम लोग कितना बनाते हैं? 9 से ज्यादा 10 बनाते हैं। तो कैसे आएगा? दोनों पे 5 5 आ जाए, एक पे 4, एक पे 6 आ जाए, एक पे 6, दूसरे पे 4 आ जाए। तो ये तीन वो तरीके हैं जब योगफल 10 आ रहा है। अब योगफल हम 11 आने के चांस देखेंगे। तो योगफल 11 कैसे आएगा? 5 6 और 6 5, ये योगफल 11 आने के चांस हो गए। अब बात आती है योगफल 12 आने के चांस। तो योगफल 12 आने के चांस हो जाएंगे 6 6। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि एक नीले और एक पीले पासे को उछाला जाता है, प्राप्त संख्याओं का योग 9 से ज्यादा। अब 9 से ज्यादा 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। चलिए, यहाँ पे इवेंट एफ देखो क्या है। इवेंट एफ में उन्होंने बोला है कि यदि यह ज्ञात है कि नीले पासे पर 6 प्राप्त होता है। यदि यह ज्ञात है कि नीले पासे पर, नीले का मतलब हमने पहला पासा नीला मान लिया और दूसरा पासा हमने क्या मान लिया? पीला मान लिया। तो उन्होंने कहा जी आपको पहले से पता है कि नीले वाले पासे पर, जो पहला वाला पासा है, उस पे आपको क्या प्राप्त होता है? 6 का अंक मिलता है। तो नीला वाले पासे पे 6 का अंक मिलने के तरीके क्या क्या है? 6 1 मिल सकता है, 6 2 मिल सकता है, 6 3 मिल सकता है, 6 4 मिल सकता है, 6 5 मिल सकता है और 6 6 मिल सकता है। कंडीशन है, ऐप का मतलब हुआ नीले पासे पर, नीले पासे पर संख्या 6 प्राप्त होती है। नीले पासे पर संख्या 6 प्राप्त होती है। नीले पासे का मतलब हुआ पहला वाला पासा। तो पहले वाले पे 6 आना है। ठीक है, अब पहले वाले पे अगर 6 आता है तो दूसरे पे क्या आएगा? इससे मुझे कोई मतलब नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे उन्होंने एक नीले और एक पीले पासे को उछाला, एक नीले और एक पीले पासे को उछाला। वैसे तो चाहो तो इस पूरे का भी सैंपल स्पेस बना सकते हो। कैसे बनाओगे? हम मान लेंगे कि दो पासे हैं, मैंने दोनों को उछाला। अब जब दो पासे उछालोगे तो टोटल जो आउटकम्स होंगे वो 36 होंगे। तो क्या लिखोगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 से लेके 2 6, 3 1 से लेके 3 6, 4 1 से लेकर 4 6, 5 1 से लेके 5 6 और 6 1 से लेकर 6 6। तो टोटल संभावनाएं बनाओगे। टोटल संभावनाओं के बाद दोनों इवेंट देखोगे। उसका पहला इवेंट है कि प्राप्त संख्याओं का योग 9 से ज्यादा। अब प्राप्त संख्याओं का योग जो 9 से ज्यादा है वो 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो पहले 10 होने के चांस देखे, फिर 11 होने के चांस देखे,
फिर 12 होने के चांस देखे। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, नीले पासे पर संख्या 6 प्राप्त हो। नीले पासे का मतलब है जो ब्लू कलर का डाइस है आपका, उसको मैंने पहला डाइस मान लिया। तो पहले वाले पे क्या आना चाहिए, 6। तो पहले पे अगर 6 है तो दूसरे पे तो कुछ पता ही नहीं क्या है। तो पहले पे 6 बंद हो सकता है, 6 के साथ दूसरे पे 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है, 6 के साथ 6 आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि यह ज्ञात है कि नीले पासे पर संख्या 6 प्राप्त होती है। 10वें के ए पार्ट में उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये वाला पहले से ही पता है, मतलब एफ वाला इवेंट हो चुका है, ई वाला इवेंट होना है। ये क्वेश्चन है आपका, एफ हो चुका है, ई इवेंट के होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 6 4 आएगा, 6 5 आएगा और 6 6 आएगा। तो कॉमन देखो, एक तो 6 4 हो जाएगा, एक 6 5 हो जाएगा, एक 6 6 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी अब निकालेंगे हम ई ऑब्लिक एफ। तो इसमें ऊपर आएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अपॉन में आएगा नंबर ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में कितनी पार्ट है, 3। एफ में कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। 6। इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा आपका। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने क्या बोला है कि एक पासे को उछाला जाता है। ठीक है, इसके 3 इवेंट दिए हैं। पहला इवेंट ई है, और ई क्या दिया है आपका, 2 4 6। एक इवेंट एफ है जो कि कितना है, 2 और 3 है। और एक इवेंट आपका जी है जो कि आपका कितना है, 1 2 3 और 4 है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये ज्ञात करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो हम देखेंगे कि ई और एफ में कितने एलिमेंट कॉमन है। एक तो 2 कॉमन है, बस ओनली 2 अकेला कॉमन है। तो ऊपर ओनली एक एलिमेंट कॉमन है, एक ही एलिमेंट कॉमन है, ऊपर तो एक आ जाएगा। नीचे आएंगे एफ के एलिमेंट, एफ में कितने एलिमेंट है, 2। तो 1/2 आंसर आ जाएगा आपका, 1/2 आंसर आ जाएगा। जैसे इसके बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक जी निकालना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ जी। अब ई और जी में हम कॉमन देखेंगे, तो ई और जी में कॉमन कितना आएगा, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और एक 4 कॉमन आ जाएगा। तो 2 ही एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन के स्थान पर 2 एलिमेंट आ जाएंगे। नीचे आएंगे नंबर ऑफ जी, तो जी में कितने एलिमेंट है, 4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1/2। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1/2। तो कुछ नहीं है, जो फॉर्मूले मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताए थे, उन्हीं फॉर्मूले में पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। उन्होंने क्या बोला है, जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभावी है। एक परिवार है, उसमें जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसका लड़का या लड़की होना संभावी है। मतलब जन्म जो भी लेगा या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा। ऐसा इसलिए बोला इन्होंने कि यहाँ पे कोई थर्ड जेंडर की बात नहीं हो रही है। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाता है, सर हो सकता है वो लड़का लड़की में से कुछ ना हो, वो थर्ड जेंडर हो, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे।
तो उन्होंने बोला है कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभावी है। किसी परिवार में दो बच्चे हैं। अगर किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो वो परिवार कैसे कैसे हो सकता है? या तो देखो दोनों लड़के पैदा हो जाए, या तो दोनों लड़की पैदा हो जाए, या उसमें से एक लड़का दूसरी लड़की हो जाए, या पहली लड़की दूसरा लड़का हो जाए। तो एक परिवार में जो दो बच्चे हैं वो चार प्रकार से हो सकते हैं। या तो दोनों लड़के हों, या दोनों लड़की हो, या फिर पहले लड़का बाद में लड़की, या पहले लड़की बाद में लड़का। तो एक परिवार में जो दो बच्चे हैं वो चार प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया परिवार में दो बच्चे होने की टोटल संभावना है। अच्छा, उसमें क्या बोला है कि सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह दिया गया है कि अच्छा, दोनों बच्चों के लड़का होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इवेंट ई क्या है? दोनों बच्चे लड़का है। दोनों बच्चे लड़का है। इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है। तो दोनों बच्चे अगर लड़के हैं तो ये तो केवल एक ही प्रकार से हो सकता है कि जो पहला बच्चा है वो भी लड़का हो और दूसरा बच्चा भी लड़का हो। ठीक है। अच्छा, गिवन क्या है? इसमें क्या दिया है? गिवन क्या है? यह दिया गया है। क्या दिया गया है? जो दिया गया उसको मैंने इवेंट एफ मान लिया। क्या दिया है? कि सबसे छोटा बच्चा लड़का है। ये पार्ट, ये पार्ट में क्या गिवन है कि सबसे छोटा बच्चा लड़का है। यह ज्ञात है कि सबसे छोटा बच्चा लड़का है। अच्छा, सबसे छोटा कौन होता है? जो बाद में पैदा हो। छोटा कौन होता है? जो बाद में पैदा हो। बड़ा कौन होता है? जो पहले पैदा हुआ हो। इतना तो पता ही होगा। तो उन्होंने बोला है कि जो गिवन है, गिवन क्या है कि उस परिवार में जो छोटा बच्चा है वो लड़का है। बड़ा बच्चा कौन है उससे उन्हें मतलब नहीं है। तो अगर तुम एफ इवेंट बनाओगे तो उसमें छोटा बच्चा लड़का करना है, मतलब लड़का होना चाहिए। अगर छोटा बच्चा लड़का है तो मतलब बाद में लड़का पैदा होना चाहिए। और बाद में लड़का दो ही केस में पैदा हो रहे हैं, या तो दोनों लड़के हो या पहली लड़की दूसरा लड़का हो। तो क्या क्या हो जाएगा? बी बी हो जाएगा और जी बी हो जाएगा। इन दोनों केस में देखो बाद में लड़का पैदा होता है, और बाद में अगर लड़का पैदा हुआ तो छोटा बच्चा लड़का हो जाएगा। बड़ा कौन है कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो उन्होंने बोला है एक परिवार में दो बच्चे हैं। तो मैंने दो बच्चों का परिवार बनाया। दो बच्चों का मैंने परिवार बनाया। जब दो बच्चों का परिवार बन चुका तो उनमें पहला इवेंट ही क्या है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बच्चे लड़का केवल एक ही प्रकार से होंगे कि पहला भी लड़का हो और दूसरा भी लड़का हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉय बॉय। गिवन क्या है? जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि परिवार का सबसे छोटा बच्चा लड़का है। सबसे छोटा बच्चा लड़का होने का मतलब हुआ कि बाद में जो बच्चा पैदा हुआ, बाद में जो बच्चा पैदा हुआ वो लड़का होना चाहिए। तो बाद वाला बच्चा लड़का दो ही प्रकार से हो सकता है। जो हो गया। अब हम इंटरसेक्शन देखेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ। जे अकेला आएगा इंटरसेक्शन में बी भी। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ई अपॉन एफ। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में कितना है? एक। एफ में कितने हैं? दो। तो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2। चलिए आगे देखो क्या है। एक प्रशिक्षक के बाद सत असत प्रकार के 200। देखो यहाँ पे एक कोई शिक्षक मान लो या टीचर मान लो, यहाँ बता देने वाला। ठीक है। एक टीचर के पास ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस दो टाइप के क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो है ट्रू फॉल्स वाले। तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन के दो पैकेट हैं, मतलब दो भाग है। पहला भाग कौन सा है कि 200 क्वेश्चन तो कैसी है इसकी? सरल है या आसान है। और इसमें से
उन्होंने क्या बोला है, 300 कठिन डिफिकल्ट है, 300 कैसे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल चॉइस में उन्होंने क्या बोला है कि 400 क्वेश्चन कैसे हैं आपके, सिंपल है, आसान है, इजी है। और उन्होंने क्या बोला इसमें से कि 600 कैसे हैं डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, देखो एक काम करो, चाहो तो इसमें एक काम कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, टेबल बना लो। टेबल कैसे बना लो, एक जगह लिख लो इजी क्वेश्चन, एक जगह लिख लो डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक तरफ लिख दो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, एक तरफ लिख दो मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव। तो ट्रू फॉल्स में इजी कितने हैं 200, डिफिकल्ट कितने हैं 300। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में इजी कितने हैं 400 और डिफिकल्ट मतलब कठिन कितने हैं 600। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि मैंने एक क्वेश्चन को क्या किया, सिलेक्ट किया। हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को क्या किया, एक मिनट, क्या बोला उन्होंने, हाँ, यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न चुना जाता है, एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, क्वेश्चन आसान है, वो ऑब्जेक्टिव हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा है, आसान है, तो उसके ऑब्जेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मुझे ऑब्जेक्टिव बनाना है, सॉरी इजी बनाना है। तो हमने एक बना लिया, क्या क्या बना लिया, इजी क्वेश्चन, और बी बना लिया मैंने कैसा, मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दो इवेंट बनाए। अब बोले, उन्होंने क्या बोला कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो इजी हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि वो इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस भी हो। तो ऐसे तरीके तुम्हारे पास कितने हैं, 400, जो मल्टीपल भी है और इजी भी है। ऐसे क्वेश्चन कितने हैं तुम्हारे पास, 400। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमें कैसा बनाना है, इजी बनाना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमें क्या बनाना है, इजी बनाना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मल्टीपल चॉइस के साथ साथ कैसा होना चाहिए, इजी। ऐसे क्वेश्चन 400 है। ठीक है, अगर हम बात करें कि डी मतलब मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस कितने हैं टोटल हमारे पास, 1000, क्योंकि 400 जे है और 600 जे है, 1000। ठीक है, अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, ऊपर 400 आएगा, नीचे 1000 आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, दो से कैंसिल करेंगे तो 2 बार, और नीचे कितनी बार, 5 बार। तो 2/5 आपका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा आपका, 2/5। ठीक है, अच्छा 14 क्वेश्चन क्या है इसमें, क्या बोला उन्होंने 14 में, 14 में उन्होंने बोला है कि दिया गया कि दो पांचों को फेंका जाता है या उछाला जाता है। ठीक है, दो पांचे उछाले जाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि दो पांचे उछाले जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें पहला इवेंट क्या बोला है कि प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, ई है। उन्होंने क्या बोला, प्राप्त संख्या कैसी है, भिन्न भिन्न है, मतलब दोनों जो संख्याएं आ रही है वो डिफरेंट है। डिफरेंट होने का मतलब क्या है, जैसे 1 1 नहीं आ सकता, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा,
14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 21 आएगा, फिर 22 नहीं आएगा, 23 आएगा। ऐसे उन्होंने बोला है कि जो भी नंबर आएंगे वो सारे डिफरेंट आएंगे। जो भी नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे? डिफरेंट आएंगे। पहले पर अलग आएगा, दूसरे वाले पे अलग आएगा। ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है? एफ इवेंट, दोनों का योग, दोनों का योग जो है, दोनों नंबर का योग जो है वो 6 हो। तो एफ कितने प्रकार से हो सकता है? दोनों का योगफल हमें 6 बनाना है। एक तरीका तो है 1 5, 5 1, दूसरा 2 4, 4 2, फिर क्या तरीका हो जाएगा? 3 3। चलिए, ये आपका ई है और ये एफ है। उन्होंने बोला है कि हमने दो पांचों को उछाला, हमने दो पांचे लिए, दोनों को उछाला, और पहला इवेंट क्या है? दोनों पर प्राप्त संख्याओं का योग, सॉरी, दोनों पर प्राप्त संख्याएं कैसी हैं? डिफरेंट हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट नंबर हैं दोनों पे, पहले पे अलग, दूसरे पे अलग। तो इस टाइप से मैंने क्या किया? एक इवेंट बनाया। दूसरा इवेंट क्या बोला कि दोनों संख्या, दोनों 500 का जो दोनों डाइस हैं, उन पर जो भी नंबर आएंगे उनको जब तुम जोड़ोगे तो उसको 6 होना चाहिए। तो 6 होने के तरीके क्या क्या है? 1 5 6 होता, 5 1 6 होता, 2 और 4 6 होता, 4 और 2 6 होता, 3 और 3 6 होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अपन को क्या गिवन है यहाँ पे? दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पे ई वाला इवेंट आपका हो चुका है। अब मुझे एफ वाला यहाँ पे कराना है। ठीक है। ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा और नीचे क्या आएगा आपका? नीचे वाला इवेंट आएगा। तो अगर हम दोनों में इंटरसेक्शन की बात करें तो 1 5 इसमें है, 1 5 इसमें भी होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। 5 1 इसमें है, 5 1 इसमें भी होगा। 2 4 इसमें है, 2 4 इसमें भी होगा। 4 और 2 इसमें है और 4 और 2 इसमें भी होगा। ठीक है। यही चारों नंबर इसके अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो नंबर हैं, इसके जो भी नंबर है वो डिफरेंट है। तो ये जो ऐप के वही एलिमेंट ई के अंदर होंगे जो डिफरेंट होंगे। तो ऐप में जैसे 1 5 है, दोनों डिफरेंट हैं, वो ई के अंदर जरूर होगा। ऐप में 5 1 है, दोनों डिफरेंट है, वो ई के अंदर जरूर होगा। ऐप के अंदर 2 4 है, दोनों डिफरेंट है, वो भी ई के अंदर होगा। ऐप के अंदर 4 और 2 है, दोनों डिफरेंट है, वो भी ई के अंदर होगा। तो ये चार वही एलिमेंट हैं जो ऐप के साथ साथ ई में भी होंगे। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे आपके? 4। अब बात आती है नंबर ऑफ ई की। अगर हम नंबर ऑफ ई में बात करें तो कितने एलिमेंट है आपके पास? नंबर ऑफ ई में आपके पास एलिमेंट है 30। अब कहो 30 आपने कैसे गिनी? आपने कैसे काउंट किए कि 30 ही होंगे? देखो, अगर हम दो डाइस को एक साथ उछालते हैं तो टोटल आउटकम आते हैं 36। टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो 36 नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे 2 1 से लेके 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6। लेकिन ई में वही इवेंट आएगा, ई के अंदर वही पेयर आएगा जिनके नंबर डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो फिर कौन नहीं आएगा? जिन पे नंबर समान होगा। जैसे 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा, 6 6 नहीं आएगा। उन 36 में से वो 6 नंबर ई के अंदर नहीं आएंगे। ई में कितने जो पेयर हैं आएंगे? वो 30 आएंगे। 36 में से 6 वो पेयर नहीं आएंगे जिनमें दोनों डिजिट समान है। 36 में से 6 वो पेयर नहीं आएंगे जिनकी दोनों डिजिट कैसी हैं? समान है। तो ऐप में कितने आएंगे? 30। चलो डिवाइडेशन करो। 2 से 4 को कैंसिल किया 2 बार, और 2 से 30 को किया कितनी बार? 15 बार। तो 2/15 तुम्हारा आंसर होगा। 2/15 तुम्हारा आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है। एक पासा उछाला मैंने
और पांसे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है। पांसा उछाला, पांसा उछाला, ठीक है, पांसे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो पांसे को पुनः फेंके, 3 का गुणज है, तो पांसे को पुनः फेंके या पुनः उछाले, बात एक ही है, पुनः उछाले, ठीक है। और क्या बोला, अन्यथा मतलब अगर 3 का गुणज नहीं है, अन्यथा सिक्का उछाले। इसको समझो क्या बोला उन्होंने, अन्यथा सिक्का उछाले। तो देखो उन्होंने क्या बोला कि एक पांसा लिया, उन्होंने एक पांसा लिया, उसको उछाला, जब पांसे को उछाला और पांसे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब या तो 3 हो या 6 हो। अगर पांसे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है तो फिर तुरंत ही हम एक बार पांसे को फिर उछालेंगे। अन्यथा, अन्यथा का मतलब है अगर 3 और 6 नहीं है तो फिर दोबारा में हम पांसे को नहीं उछालेंगे, फिर हम उछालेंगे सिक्के को। ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। अच्छा, घटना न्यूनतम एक पांसे पर संख्या 6 प्रकट होने दिया गया है। उन्होंने बोला है कि पांसे पर संख्या 6 प्रकट होती है। तो गिवन क्या है, गिवन है कि संख्या 6 प्रकट होती है। पांसे पर संख्या 6 प्रकट होती है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सिक्के पर हेड हो। अब देखो कितना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला है कि संख्या 6 प्राप्त होती किस पर, पांसे पर, तो हमें सिक्के पर हेड प्राप्त करना है। अब देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है, अगर थोड़ा भी दिमाग तुम्हारे पास है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ओरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ओरल, देखो उन्होंने क्या बोला है कि हमें पहले से क्या ज्ञात है कि जो पांसा है उस पे संख्या 6 प्राप्त होती है। अब जी बताओ, जब पांसे पर संख्या 6 है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है हम इसका, पांसे पर संख्या 6 है, पांसे पर संख्या कितनी है, 6 है। अब पांसे पर संख्या 6 है तो सिक्का तो उछाला ही नहीं जाएगा, सिक्का तो उछाला ही नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं उछाला जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है पांसा उछाला, पांसे पर संख्या 3 का गुणज है, तो पांसे को पुनः फेंका। अब जब संख्या जो पांसा है उस पर अगर 3 का गुणज आ गया, 3 का गुणज का मतलब 3 आ गया या 6 आ गया, तो दोबारा में फिर सिक्का उछालना ही नहीं है, दोबारा में भी हम पांसे को ही उछालेंगे। ये इन्होंने पहले ही बोल दिया। अब जी पूछ क्या रहे हमसे कि हमने पांसा उछाला और संख्या 6 आ गई। अब संख्या जब 6 आ गई तो हमें हेड प्राप्त हो जाए, हेड प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि अगर पांसे पर संख्या 6 आ चुकी है तो फिर दोबारा में आप सिक्का को नहीं उछालेंगे, किसको उछालेंगे, पांसे को। और पांसे पर तो हेड आएगा ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट जीरो हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों हो जाएगी प्रोबेबिलिटी जीरो, उसका यही आंसर है कि अगर पांसे पर संख्या 6 है तो सिक्का उछाला ही नहीं जाएगा, और जब सिक्का उछाला ही नहीं जाएगा तो हेड आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी। जब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस क्वेश्चन का ये मतलब था आपका। तो बस इसको ही समझना है कि पांसा उछाला, पांसे पर संख्या 3 का गुणज, 3 का गुणज का मतलब है या तो 3 या फिर 6, 3 का गुणज का मतलब है 3 या 6, 3 या 6। तो पांसे को उछाला और 3 का गुणज नहीं है तो सिक्का उछाला। अब उन्होंने पहले ही बोल दिया कि संख्या 6 प्राप्त हो रही है, और संख्या 6 अगर प्राप्त हो रही है तो फिर सिक्का तो उछाला ही नहीं जाएगा, और जब सिक्का नहीं उछाला जाएगा तो उस पर हेड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पूरी एक्सरसाइज आपकी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट वाला।
तो इसको मैं अगले लेक्चर में